तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े हैं वो भी अलग अलग जिलों से अब सामने आने लगा है। और बुलंदशहर में 11 बजे तक 27.42% मतदान हुआ, बलिया में 23.7%, बागपत में 27.53% वोटिंग हुई। जबकि निकाय चुनाव के चूंकि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, पहले चरण का 4 मई को हुआ था, आज दूसरे चरण का, और 13 मई को नतीजे आएंगे। उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले दावे सबके अपने हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दावा है, अपनी उम्मीद है, बीजेपी का अपना दावा कि उनकी जीत हो रही है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता 13 मई को पता चलेगा। तो हम इस पे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कहां पे किस तरह के हालात हैं, क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी लगातार बना हुआ है, एस एस सिंह साहब हैं, जिसमें अशोक यादव हैं और पवन गोयल हैं, और एसोसिएट एडिटर हमारे ब्रिजेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चूंकि लगातार हम चर्चा इसी बात पे कर रहे हैं कि निकाय के इस रण में कौन किस पे हावी दिखाई दे रहा है। पवन जी, इस चुनाव में अगर हम देखें तो देखिए दोनों ही दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो बीजेपी हो, उम्मीद दोनों को अपने लिए बेहतर परिणाम की है। लेकिन पलड़ा किसका भारी दिखाई देता है मुद्दों के हिसाब से, काम के हिसाब से? निकाय के इस रण में क्या समीक्षा और समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अधिकतर जीत उनकी होती है जो सरकार में बैठा होता है। अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और बड़े मैंडेट के साथ है। अब देखना यह है कि विपक्ष की राजनीति में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर बहुत बड़ी पार्टी है। अब ये कितना जनता तक ये बात पहुंचाने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो पब्लिक तक नहीं पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है जो उन्होंने पिछले 6 साल से काम किया जनता के लिए, जो विकास घर घर तक पहुंचाया, जो जल से नल से जल, जो ये जनता तक ये बात कहते हैं हमने पहुंचाया, हमने खरंजे बनाए, हमने सड़कें बनाई, या जो भी काम विकास के थे वो कितने पब्लिक तक एक्चुअल ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीति। एक तो जनता का किया हुआ विकास, और समाजवादी पार्टी का ये बोला गया डायलॉग कि जनता के साथ धोखा हुआ और विकास नहीं हुआ। तो ये तो 13 मई को, बहुत दूर नहीं है, 2 दिन बाद हम सबको पता चल जाएगा कि विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है। क्योंकि अब जो जनता है बड़ी स्मार्ट है राजेश जी, वो किसी के जातिवाद में या बहकावे में या पार्टियों के झूठे वादों में नहीं आएगी। जो वादा किया है वो भी है, जो झूठ बोल रहा है वो भी। अगर एक्चुअल ग्राउंड पे विकास हुआ है, जमीन पे विकास हुआ है, सड़कें, अस्पताल, हाईवे बने हैं, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और अगर समाजवादी पार्टी, और इसमें राजेश जी एक बात हो रहा है, क्योंकि निकाय के चुनाव में इसमें कैंडिडेट की छवि को भी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं एरिया छोटा हो जाता है, विधानसभा में एरिया बड़ा और एमपी के चुनाव में और बड़ा एरिया हो जाता है। तो निगम के चुनावों के अंदर, निकाय के इन चुनावों के अंदर ये भी देखना जरूरी है कि जो पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया है उसकी छवि कैसी है, जमीन स्तर पे लोगों से उसकी राय क्या है, और वो कितनी कनेक्टिविटी है। तो राजेश जी, मुझे लगता है कि इसके अंदर जीत जो मुझे दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी का कारण सिर्फ यही है कि स्टैंडिंग गवर्नमेंट है, और जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जो पब्लिक को वादे पहुंचाए हैं, अगर वो एक्चुअल में मिले तो जीत पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी रहेगा। ठीक है, ब्रिजेश जी भी हमारे साथ। ब्रिजेश जी, चूंकि आप तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में गए हैं, लोगों से बात किया, लोगों के बीच आप रहे, काफी दिनों तक आपने पूरे चुनाव को कवर किया, आपका आकलन क्या कहता है निकाय चुनाव को लेकर? आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। ब्रिजेश जी तक अभी शायद आवाज नहीं पहुंची। ब्रिजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं दोबारा आऊंगा, अभी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सिंह साहब, चूंकि अमूमन ये धारणा रही है कि सरकार जिसकी है निकाय में ज्यादातर उसी का कब्जा रहा है, उसी की वापसी हुई है, उसी की सरकार रही है। लेकिन इस बार हमने देखा कि अखिलेश यादव भी काफी आक्रामक दिखाई दिए, अलग अलग मुद्दों का आधार बना के। अगर आप बड़े मुद्दों का जिक्र कर रहे थे निकाय के इस रण में, तो वो भी उन्हीं मुद्दों का आधार बना के आपको घेरते हुए नजर आए। वो स्थानीय मुद्दों का भी जिक्र कर रहे थे। तो आपको लगता है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी कई बार फैक्टर होती है चुनाव में, फिर आपके पास तो कहने के लिए पहले से ये था कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर वही कहा जा रहा है कि मौका दे तो बेहतर करेंगे। तो इन 5 सालों में कितना बेहतर काम किया जो आपको उम्मीद है कि फिर वापसी करेंगे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं कि जैसे आपकी हर जगह दिखे। मैं कह रहा हूं
आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रैलियां करते हुए देखे, जिस तरह से जनता के से कनेक्ट होते दिखे, कि आपको अखिलेश के 2-4 सभाएं छोड़ दीजिए, आप जनता के बीच में रहने के लिए पूरा समय देना पड़ता है आपको, उनकी भी बातें सुननी होती है। आप जाके सिर्फ अपनी बात सुनाएंगे नहीं होगा। और वो स्वतः कह रहे हैं राजेश जी की ये बहुत छोटा चुनाव है, ये कूड़ा वाला चुनाव है, मेरे लायक चुनाव नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगा। राजेश जी ये स्वयं अखिलेश जी ने कहा। अब आ जाइए हमारे कार्यों पे। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम ले आया गया, उसका एक सार्थक परिणाम हुआ। जब हम शहरों को सीएनजी देते हैं और 400 बसें कहते नहीं है, करके दिखा देते हैं, उसका भी एक सार्थक परिणाम हुआ। जब कूड़े के निस्तारण के लिए 2400 यांत्रिक यंत्र ऐसे विदेशों से मंगाए जाते हैं, जिसके नाते त्वरित कूड़े का निस्तारण हो जाता है। और आगरा में उसी कूड़े से जब बिजली बनाने का कार्य किया जाता है, कहते नहीं है, क्योंकि आपने पूछा क्या क्या करके दिखाते हैं। तो ये सब दिखता है कि स्कूल चलो अभियान, और जो स्कूलों में बुनियादी ढांचे में विकास देना था, उसमें पेयजल की व्यवस्था करनी थी, उसमें शौचालय की व्यवस्था करनी थी, 100% सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको पहले भी बताया कि आप अगर मेरठ की तरफ से भी गिनना चाहेंगे तो आप मेरठ में भी देखेंगे कि रैपिड रेल दिए, कानपुर में आप देखेंगे बहुत बड़ी एक जूते की कंपनी आई, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी लगी, आगरा में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए, मेट्रो का कार्य हो रहा है, कानपुर में मेट्रो बन गया, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, तो मल्टी लेवल पार्किंग, बहुत फ्लाईओवरों का निर्माण हमने कार्य करके दी, तब हम जनता के बीच में गए हैं राजेश जी। और केवल अगर हम कह के जाएंगे तो हमारे कहने से जनता नहीं मानेगी। हम टीवी पे कहे और चले गए, और समाजवादी पार्टी के अगर शोर मचाने से ये मिल जाता, वोट मिल जाता, तो आप बताइए, शोर तो हमेशा मचाते हैं। 2022 में पहला शोर अखिलेश यादव जी मचाते हैं, वो 403 वाली विधानसभा में 445 450 सीट जीत रहे थे। दूसरा शोर उनके कार्यकर्ता मचाते हैं, डीएम और एसपी की गाड़ी को कहते हैं कि हम अपने कब्जे में ले लेंगे, इसमें तो वो रखा हुआ है। ठीक है जी, सिंह साहब आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त चुनाव से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और हम इलेक्शन कंट्रोल रूम का रुख करते हैं, जहां मेरी सहयोगी उन्नति इस वक्त हैं। उन्नति, बिल्कुल रुक करते हैं। इस बीच बस्ती से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक अजय सिंह और सपा प्रत्याशी के बीच झड़प हुई है। विधायक और सपा प्रत्याशी के झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है। सपा प्रत्याशी कौशलेंद्र प्रताप सिंह से हुई है जमकर झड़प, जहां नगर पंचायत क्षेत्र में विधायक के बैठे होने पर भड़के हैं सपा प्रत्याशी। वोटरों को लुभाने और वोटिंग को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया गया है। विधायक के भाई ब्लॉक प्रमुख के सिंह से भी सपा प्रत्याशी की झड़प हुई है। तो विधायक और सपा प्रत्याशी के बीच झड़प का ये मामला सामने आया, जहां इस बीच दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और उसी बीच ये झड़प का मामला, जिसका वीडियो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये झड़प हुई है। फिलहाल प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहा है, जो कि बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर प्रशासन ने बीच बचाव की कोई कोशिश क्यों नहीं की, इस पूरे मामले को तत्काल शांत क्यों नहीं कराया गया। लिमिट पार बताओ, दूर रहो, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। बाहरियों को तो चुनाव क्षेत्र में कहे आप हो, गुंडाई काल कराओ तो इन गरीबों 9 बजे से परसों 9 तारीख से 9 तारीख की रात से आप नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकते 9 की रात से, जिस समय हमारा वो दीवान जी हटिए, आप लोग खुद ही गलत है, आपको नहीं रहना था। धीरे बोलो, काहे धीरे बोली नहीं, आप काम करता हो यार, नहीं ठीक नहीं अपने चुनाव काम करके दिखाओ। कितना जिन्हें मांगे नहीं बताओ, हम सुन ले अपने चुनाव धीरे खाई नहीं लेबो, इतनी गंदी हरकत इतनी गंदी लिमिट पार करबो का बताओ, दूर रहो, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। बाहरियों को तो चुनाव क्षेत्र में कहे आप हो, गुंडाई काल कराओ तो इन गरीबों 9 बजे से परसों 9 तारीख से 9 तारीख की रात से आप नहीं रह सकते थे, नहीं रह सकते 9 की रात से, जिस समय हमारा वो दीवान जी हटिए, आप लोग खुद ही गलत है, आपको नहीं रहना था। धीरे बोलो, काहे धीरे बोली नहीं, आप काम करता हो यार, नहीं ठीक नहीं अपने चुनाव काम करके दिखाओ। कितना जिन्हें मांगे नहीं बताओ, हम सुन ले अपने चुनाव धीरे
इसी बीच गाजियाबाद से भी एक और बड़ी खबर। समरकूल कंपनी के सीएमडी ने मतदान किया है। सीएमडी संजीव गुप्ता ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, गाजियाबाद से समरकूल कंपनी के सीएमडी ने मतदान किया है। सीएमडी संजीव गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। उसकी ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएमडी संजीव गुप्ता अपने परिवार के साथ पहुंचे और अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है। गाजियाबाद से अपडेट है, समरकूल कंपनी के सीएमडी संजीव गुप्ता जो कि अपने परिवार के साथ नजर आए और उन्होंने मतदान स्थल पर पहुंच के अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो निकाय चुनाव के दौरान कई तरह की बातें भी हो रही हैं और कई तरह का जो मुद्दे हैं वो भी गूंज रहे हैं और इस तरह से चूंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है और दिग्गज भी मतदान कर रहे हैं, प्रत्याशी भी परिवार के साथ यहाँ पे दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि मतदान कीजिए। और यहाँ लगातार हम इसको लेके पल पल की जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसको लेके विश्लेषण भी कर रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं कि आखिर निकाय का रण किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। ब्रिजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रिजेश जी, आप चूंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में गए थे, आपने वहां का आकलन किया, आप लोगों के बीच भी रहे, क्या आकलन आपका कहता है कि जो चुनाव है वो क्या कहता है? चलिए, अभी ब्रिजेश जी हमारे साथ नहीं है, हम उनसे फिर जुड़ेंगे और ये समझेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा किया, लोगों से बात की, उनसे उनके मुद्दों को जाना और उन पे बात की थी। हम उनका रुख करेंगे। लेकिन पवन जी, ये निकाय का रण चूंकि 24 से पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर पार्टी के लिए, क्योंकि जो इसमें जीतेगा जाहिर है उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो क्या यही वजह है कि हर पार्टी ये चाहती है कि उसके पक्ष में परिणाम आए? मैं आपके सामने निकाय के चुनाव होते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट ऐसा नेता उत्तर प्रदेश का विकास, ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोगों की बेसिक जरूरतें होती हैं, जो लोगों की पर्सनल जरूरतें होती हैं, जो छोटे नेताओं से और मेयर से जुड़ी हुई होती है, उनके अंदर फंडिंग बहुत होती है। गांव के, शहरों के, छोटे मोटी सड़कों के और बहुत सारी जरूरतें होती हैं जो इस चुनाव पे डिपेंड करती हैं। जब फंड का पैसा रिलीज होगा तो जो मेयर होगा वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास करा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश और आने वाले एमपी के चुनावों के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी राजेश जी। ठीक है। अशोक यादव जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे चुनाव को और आपको कहां लगता है कि कमी रह गई, काम नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, केंद्र और राज्य जब मिलके प्रदेश में काम करते हैं तो जाहिर है उसका असर होता है, फिर निकाय में भी अगर उन्हीं की सरकार हो तो उसका और ज्यादा असर होता है। तो आपको क्यों लगता है कि काम नहीं हुआ और फिर परिवर्तन होगा? चूंकि उनका दावा तो यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने काम किया है और दोबारा करेंगे। सारे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का लगभग कब्जा था और वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही थी 5 साल में। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो समस्याएं जो है खड़ी है जो जनता के सामने, वो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। किस तरह से करप्शन चरम पे है, किस तरह से साड़ों का आतंक है, किस तरह से बंदरों का, कुत्तों का आतंक है। लेकिन ये सरकार, उससे कोई जवाबदेही नहीं इसकी बनती है। ये मुद्दे को घुमा रहे हैं सामाजिक ध्रुवीकरण की तरफ, कहीं केरल में मूवी केरल स्टोरी के ऊपर घुमा रहे हैं, कहीं बजरंगबली पे घुमा रहे हैं, कहीं कहीं घुमा रहे हैं। इनके पास देखिए, कहने के लिए कुछ सिर्फ बातें हैं, करने के लिए कुछ नहीं। इन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। नगर निकाय के लिए, शहरों के लिए, छोटे कस्बों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार के से अगर एक भी काम किए रहते तो ये काम को डंके की चोट पे गिनाते कि हमने शहरों के विकास के लिए ये काम किया है, हमने नालियां साफ करवाई है, हमने साड़ों से मुक्ति दिलवाई है, हमने ये काम किया। इनके पास काम कुछ है नहीं, तो अब ये मुद्दे को बरगला रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार यही मांग कर रही है कि आप मुद्दे की बात करो, आप मुद्दे की बात करो, नगर निकाय के मुद्दे की बात करो। मुद्दे कहाँ है? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से प्रदेश को एक मॉडर्न प्रदेश बनाया, 10-90 जैसी सुविधा दिया, न्यूयॉर्क पुलिसिंग के तर्ज पे डायल 100 जैसी सेवा दिया, जिसमें 15 मिनट में शहरों में और 10 मिनट में 15 मिनट में गाँव में और 10 मिनट में शहरों में पुलिस पहुंच जाती है। लैपटॉप दिया, लेकिन बाबा जी ने क्या दिया? प्रदेश को पाषाण युग में पहुंचा दिया, साड़ों के माध्यम से, बंदरों के माध्यम से, कुत्तों के माध्यम से और तमाम तरह के धार्मिक उन्माद के माध्यम से। तो समाजवादी पार्टी सिर्फ काम की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी काम को छोड़ करके सिर्फ
सिर्फ मन की बात करती है और जनता अपने मन की बात वोटों के माध्यम से दे रही है। जवाब उसका और 13 तारीख को इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा जनता। लेकिन अशोक जी देखिए, इसी काम की बात को तो आप विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, तब भी पूरा आपको विश्वास था कि आप बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ और रहा, उतना नहीं आया जितना आप चाहते थे। अब भी उसी का जिक्र कर रहे हैं, और अगर ऐसा था तो फिर मुझे नहीं लगता कि 22 में वैसा परिणाम आता बीजेपी के पक्ष में, अगर ये सारी कमियां रह गई थी तो। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कितने साल बाद उत्तर प्रदेश से सत्ता में आई है आपको याद होगा, लगभग 16 साल बाद सत्ता में आई। तो देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों से और अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी, हमेशा काम की बात करती आई है, काम की बात करेगी, काम के बात पर ही सरकार को घेरेगी। क्योंकि हम लोग, मैं फिर वही कहूंगा किस तरह से हमने 102 108 एम्बुलेंस देकर जनता को इतनी बड़ी राहत दी, किस तरह से समाजवादियों ने लखनऊ को जनेश्वर मिश्रा जैसा एशिया सबसे बढ़िया पार्क देने का काम किया, किस तरह से गोमती रिवर फ्रंट दिया, किस तरह से समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास, में बता रहा हूँ राजेश जी, वाहनों की बड़ी कमी थी और चोरों के पास अत्याधुनिक वाहन रहा करते थे, वो भाग जाते थे, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। अखिलेश यादव जी ने इनोवा जैसी वाहन दिया, अखिलेश यादव जी ने अपाचे जैसी मोटरसाइकिल दिया, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर बनाने का काम किया। तो हमारी सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी कहा करते थे, अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। उसी तर्ज पे 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ करके प्रदेश में एक विकास की गंगा बहाई अखिलेश यादव जी ने। लेकिन ये सरकार दो एक्सप्रेसवे बनवाई, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवाने के 6 महीने के अंदर धस गया। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आप आए दिन वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। सिंह साहब, देखिए कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके और एक चीज जानना चाहता हूं कि देखिए, आपने निकाय को लेकर दावा तो किया कि परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, उनका अपना दावा है, लेकिन नतीजे 2 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन कई मेयर प्रत्याशी ऐसे थे, कई सीटिंग मेयर के आपने टिकट काट दिए। तो अगर काम हो रहा था, सब कुछ ठीक था, तो फिर इसकी वजह क्या रही कि ज्यादातर सीटिंग जो मेयर थे उनके टिकट आपने काट दिए? सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुलायम सिंह जी अनुभवी मुख्यमंत्री थे, तो क्या जरूरत थी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पद दे देना। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुजरात में हमारे 2 मुख्यमंत्री चेंज करके, और जो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे, बहुत सारे लोगों का टिकट काट के थे। एक चीज देखा जाता है, कब किस चीज की योग्यता कहाँ पे राजेश जी और कैसे है। अपने ही परिवार के 2 पुत्र एक माँ बाप के होते हैं, पिता की इच्छा कि किसको किस काम के लिए कब लगाता है, इसमें ऐसी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए हमारे प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी टेपरी कार्ड, बार बार वही टेपरी कार्ड, इनसे कहिए पढ़ लिख के आए और जो यहाँ सार्थक चर्चा हो उस पर जवाब दें। आपने कहा आपने क्या किया, हम 4 बार आपको बता चुके, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि जब मैं बता रहा हूँ हमारे समाजवादी पार्टी के भाई को थोड़ा सा कम सुनाई देता हो। हमने बहुत सारे ऐसे चीजों को गिनाया, क्योंकि टीवी डिबेट में समय कम होता है। आप 24 मिनट में बार बार उसी चीज पे आएंगे कि हमने रैपिड रेल, हम डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो, खाद का कारखाना और अमूल की फैक्ट्री और बिजली। ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी ने कार्य किया, उन्होंने 2 जिलों के लिए बिजली देने का कार्य किया। ये सही बात है, समाजवादी पार्टी के लोग कार्य करते थे, क्योंकि इन्होंने कहा, इसलिए बताना जरूरी है। राजेश जी 20 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता बांटने जाते हैं समाजवादी पार्टी, ये डेटा बोलता है, और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। चूंकि एक अधिकारी को लाभ पहुंचाना था, अधिकारी के थ्रू पैसा परिवार में जाना था। सही बात है, एक पुरस्कार इनके यहाँ दिया जाता था, एक बहुत बड़ा रत्न दिया जाता था, उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर और मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों तक को दिया गया। सही बात है, इनके समय 5 लाख ऐसे पेंशन धारक थे जो धारक थे ही नहीं, वो पैसा कहाँ जाता था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में जेल में गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे, जो शिक्षक थे ही नहीं, उनकी सैलरी, तनख्वाह, रुपए, पैसे कौन लेता था। 36,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इन लोगों ने दे ही नहीं पाया। सैफई के नाच गाने करते थे, मुजफ्फरनगर के दंगे सबको याद है। शिद्दत से पूरी सरकार एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। धारा 144 राजेश जी लगा रहता है, मुझे नहीं लगता है राजेश जी धारा 144 अगर कहीं लगी हो तो उसके बाद भी 500 लोग दिखाई देंगे। लेकिन 2005 में सपा की सरकार, मुख्तार अंसारी 500 अफसरों के साथ 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे तमाम स्वजाति, अपने धर्म और दूधियों की 27 की हत्या करता है। मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड देख लीजिए, इन्हीं के समय में होता है।
और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की बात करते थे, एक मजाक किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक बड़े चैनल ने एक स्टिंग किया। उसने कहा नगर निगम लखनऊ में इतना भ्रष्टाचार है कि ओसामा बिन लादेन का मैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। और बड़े चैनलों पे खुलासा उसने बना के पैसा दिया, और 2 दिन बाद ओसामा बिन लादेन का सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटता हूं। चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कंट्रोल रूम का रुख करते हैं, उन्नति के पास चलते हैं जहां उनके पास चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। वार्ड नंबर 58 के बीजेपी प्रत्याशी पुलिस हिरासत में। अंशुल गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया है। निर्दलीय प्रत्याशी सुमित को भी हिरासत में लिया गया है। एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे। थाना सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देखिए बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां आज निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच वार्ड नंबर 58 के बीजेपी प्रत्याशी पुलिस हिरासत में है। अंशुल गुप्ता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सुमित को भी हिरासत में लिया गया है। तो एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का ये आरोप लगा रहे थे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी, क्या माहौल अभी बना हुआ है? देखिए किस तरीके से हिरासत में लिए गए हैं बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी, क्या कुछ अपडेट? देखिए उन्नति, ये वार्ड 58 का मामला जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच झड़प हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने शांति व्यवस्था माहौल रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जब शांति व्यवस्था नहीं बन पाई तो दोनों पार्षद प्रत्याशियों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। मुचलका भर दोनों को छोड़ा, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। लगातार देखा जाए हर प्रत्याशी से यही अपील की जा रही, फर्जी वोटिंग को लेकर के पुलिस को तुरंत सूचना दें, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। उसके बावजूद अगर कोई करता है तो उनको पुलिस हिरासत पर लेकर के उन पर कार्रवाई कर रही है। लगातार देखा जाए तो ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला, जहां पर ये घटना देखने को मिली थी। पुलिस ने दोनों निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के जो प्रत्याशी उनको हिरासत में लिया था। बिल्कुल, और मतदान प्रभावित तो नहीं हुआ इससे? अभी क्या स्थिति बनी हुई है अतुल? देखिए उन्नति, मतदान की बात की जाए तो जो फर्जी वोटर पहुंच रहे थे उन पर पुलिस ने अंकुश लगाया। लगातार जिले की बात की जाए मेरठ की, तो जहां पर भी फर्जी वोटिंग चल रहा है पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। अभी तक की बात की जाए किसी भी तरह से जो मतदान है वो प्रभावित नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो यानी कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल क्या वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ रही है अतुल इसी के साथ? देखिए अभी तक की बात की जाए तो जिस तरह से वोटिंग चल रही है, लगातार देखा जाए अगर परसेंटेज की बात की जाए तो मेरठ में अभी तक 25% के लगभग जो वोटिंग है वो हो चुकी है। लगातार जिला प्रशासन अपडेट कर रहा है। उसके बावजूद देखा जाए जिस तरह से मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में लगातार वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन भी जनता से अपील कर रहा है कि जल्दी से जल्द घर से निकले और वोटिंग करें, क्योंकि लगातार देखा जाए जिस तरह से गर्मी का माहौल है सुबह के। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अतुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते आगे, बुलंदशहर के जिला अधिकारी सीपी सिंह ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है आपको सुनवाते हैं। बुलंदशहर में निकाय का मतदान आरंभ हो चुका है। लगातार जो बुलंदशहर के डीएम हैं सीपी सिंह और जो एसएसपी सुलोक कुमार सिंह हैं, जो मतदान स्थल हैं वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा भी ले रहे हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत करने के लिए सीपी सिंह जी हैं। सर, किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? आप जानते हैं कि जनपद बुलंदशहर में 17 नगर निकाय हैं, 9 नगर पालिका और 8 नगर पंचायत। आज 842 मतदान के बूथों पे मतदान हो रहा है। 276 मतदान केंद्र है। 32 जोन और 78 सेक्टर में बांटा गया है जनपद, और हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी नगर निकाय में एक पिंक बूथ बनाया गया है। उद्देश्य है कि जो महिला सशक्तिकरण है, नारी सशक्तिकरण है, जो हमारी आधी आबादी हो मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। सभी बूथों पे हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि जब मतदान करने कोई व्यक्ति आए उसे एक अच्छे अनुभव का एहसास हो। लोगों का मानना है कि मतदान के दिन छुट्टी होती है, हम घर में रहें, हम मतदान करने ना जाएं। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए कोई खास सुविधा की गई है? हाँ, उनके लिए सभी मतदान केंद्रों पर हमने एक व्हील चेयर भी लगाई हुई हैं और उनको रैंप्स बनाए गए हैं सभी मतदान केंद्रों पर, और हमारे लोग भी हैं जो उनको अपना फैसिलिटेट करके उनको वोट डलवाएंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए थे हमारे साथ में बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो मतदाता हैं उनको भी वहाँ पर जो उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आने की अपील की है। बुलंदशहर से न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए परविंदर लोधी। तो निकाय चुनाव को लेकर बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।